हेलो व्यूअर्स, आज की प्ले है मैकबेथ, जिसका पूरा नाम द ट्रेजेडी ऑफ मैकबेथ है। इस प्ले को विलियम शेक्सपियर ने अप्रॉक्स 1605 में लिखा है। फर्स्ट टाइम इसे 1606 में परफॉर्म किया गया था और इसे पहली बार 1623 में पब्लिश हुई फोलियो में शामिल किया गया था। होलिनशेड्स क्रॉनिकल्स को इस प्ले का सोर्स माना गया है और किंग जेम्स के डेमोनोलॉजी में से तीनों चुड़ैलों के कॉन्सेप्ट को लिया गया है। तो हमेशा की तरह प्ले की समरी स्टार्ट करने से पहले इसके इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स को देख लेते हैं। इस प्ले का फर्स्ट कैरेक्टर है मैकबेथ, जो राजा डंकन की सेना का एक सेनापति है और ग्लैमिस का थेन था। फिर बाद में वो कॉडोर का थेन बना और उसके बाद स्कॉटलैंड का राजा बना। लेडी मैकबेथ, जो मैकबेथ की पत्नी है, बैंको स्कॉटलैंड का जनरल है, फ्लिंस बैंको का बेटा है। किंग डंकन एक बहुत अच्छा राजा है और जिसका मैकबेथ ने मर्डर कर दिया था। मैल्कम किंग डंकन का बड़ा बेटा है। डोनलबेन किंग डंकन का छोटा बेटा है। मैकडफ 5 का थेन था। द विचेस, जो मैकबेथ एंड बैंको के बारे में भविष्यवाणियां करती है। इस प्ले की शुरुआत होती है 3 विचेस मीन्स 3 चुड़ैलों से, जो प्ले के बैकग्राउंड में चल रहे वॉर के बारे में बात कर रही हैं। प्ले के बैकग्राउंड में स्कॉटलैंड का युद्ध आयरलैंड एंड नॉर्वे से चल रहा है और ये तीनों विचेस बातें कर रही होती हैं कि इस वॉर में स्कॉटलैंड की ही जीत होगी, क्योंकि स्कॉटलैंड के पास मैकबेथ जैसा वीर योद्धा है। आगे ये कहती हैं कि बहुत जल्द ही हमारी मुलाकात मैकबेथ से होने वाली है। उधर स्कॉटलैंड में किंग डंकन बैठकर वॉर के रिजल्ट का वेट करते हुए सोच रहा है कि कौन जीतेगा। तभी डंकन के पास न्यूज़ आती है कि युद्ध में किंग डंकन की सेना जीत गई है। उनके आर्मी के जनरल मैकबेथ ने बहुत ब्रेवरी से युद्ध लड़ा और थेन ऑफ कॉडोर, जो स्कॉटलैंड का था बट वह नॉर्वे के साथ मिल गया था, उसे मैकबेथ ने मार डाला। अब मैकबेथ और उसका फ्रेंड बैंको, जो कि आर्मी का जनरल था, दोनों युद्ध से जब लौट रहे होते हैं तब उन्हें रास्ते में वही 3 विचेस मिलती हैं जिसके बारे में मैंने प्ले के स्टार्टिंग में बताया था। ये विचेस मैकबेथ को एड्रेस करते हुए कहती हैं कि वेलकम थेन ऑफ ग्लैमिस एंड थेन ऑफ कॉडोर। ये सुनकर मैकबेथ कहता है, मैं थेन ऑफ ग्लैमिस तो हूँ, बट तुम मुझे थेन ऑफ कॉडोर क्यों बुला रही हो? तब विचेस कहती हैं कि मैकबेथ, तुम बहुत जल्द ही थेन ऑफ कॉडोर बनोगे और उसके बाद तुम किंग ऑफ स्कॉटलैंड भी बनोगे। विचेस की इन बातों को सुनकर मैकबेथ एकदम सरप्राइज रह जाता है। बैंको तीनों विचेस की बातें सुन रहा होता है तो वो पूछता है कि तुम तीनों ने मैकबेथ को इतनी बातें बताई, कुछ मेरे बारे में भी बताओ। तब विचेस बैंको को कहती हैं कि तुम कभी राजा नहीं बन पाओगे, पर तुम्हारी आने वाली कई पीढ़ियाँ मीन्स कई जनरेशन्स लगातार स्कॉटलैंड का राजा बन पाएंगी। ये सारी बातें बताकर तीनों विचेस गायब हो जाती हैं और मैकबेथ बैंको के साथ आगे चलने लगता है। दोनों को चुड़ैलों की बातें अनबिलीवेबल लगती हैं, तो दोनों विचेस की बातों को सीरियसली नहीं लेते। पर थोड़ी दूर जाने के बाद रॉस एंड एंगस नाम के 2 मैसेंजर मैकबेथ के पास आते हैं और उसे इन्फॉर्म करते हैं कि तुम्हें किंग ऑफ डंकन ने तुम्हारी बहादुरी को देखकर तुमसे इम्प्रेस होकर तुम्हें थेन ऑफ कॉडोर बना दिया है। किंग डंकन को जब पता चला कि थेन ऑफ कॉडोर जो नॉर्वे से मिल गया था और मैकबेथ ने बहादुरी से युद्ध में उसे मार दिया है, तो वह मैकबेथ से खुश होकर, उसे इम्प्रेस होकर उसे थेन ऑफ कॉडोर बना दिया और ये खबर देने के लिए रॉस एंड एंगस को मैकबेथ के पास भेज दिया। जब मैकबेथ एंड बैंको महल पहुंचते हैं तब वहाँ एक सभा होती है जिसमें किंग डंकन बहुत ही खुशी और गर्मजोशी से दोनों का वेलकम करता है। साथ ही अपने बड़े बेटे मैल्कम को अपना उत्तराधिकारी घोषित करता है। किंग डंकन अपने जीत से बहुत खुश होता है और अपनी जीत का सारा क्रेडिट वो मैकबेथ को देता है। साथ ही कहता है कि आज रात को मैं डिनर तुम्हारे कैसल में ही करूँगा। मैकबेथ अपनी वाइफ लेडी मैकबेथ को एक लेटर लिखता है कि मुझे थेन ऑफ कॉडोर बना दिया गया है और किंग डंकन आज रात हमारे साथ ही डिनर करेंगे, तो तुम एक रॉयल पार्टी का अरेंजमेंट करके रखना। फ्रेंड्स, यहाँ मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है दैट हु इज़ द 4th विच इन द प्ले मैकबेथ। तो उसका राइट आंसर है लेडी मैकबेथ। लेडी मैकबेथ को इस प्ले का 4th विच माना गया है। नाउ मूविंग टू एक्ट 2,
किंग डंकन स्कॉटलैंड के विक्ट्री को सेलिब्रेट करने के लिए मैकबेथ के कैसल पर जाता है और वहीं डिनर करता है। मैकबेथ जब अपने कैसल पहुंचता है तो वह लेडी मैकबेथ को विचेस की भविष्यवाणियों के बारे में बताता है। लेडी मैकबेथ जो बहुत समय से चाहती थी कि मैकबेथ स्कॉटलैंड का राजा बने, तो वह चुड़ैलों की भविष्यवाणियों से बहुत खुश होती है। तभी बैंको भी अपने बेटे फ्लिंस के साथ मैकबेथ की कैसल में आता है और मैकबेथ से कहता है कि विचेस ने जो तुम्हें बातें बताई थी उनमें से कुछ तो सच हो गया, और वह आगे कुछ कहता, बट मैकबेथ बैंको की बातों को इग्नोर कर देता है। अब लेडी मैकबेथ चाहती है कि मैकबेथ जल्दी से स्कॉटलैंड का राजा बन जाए, इसलिए वह मैकबेथ को कन्विंस करती है कि तुम किंग डंकन को मार डालो। पर मैकबेथ लेडी मैकबेथ को कहता है कि नहीं, किंग डंकन हमारे प्यारे और काइंड हार्टेड राजा है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तब लेडी मैकबेथ उसके मैनहुड को, उसकी बहादुरी को चैलेंज करती है। लेडी मैकबेथ प्लान बनाती है कि डिनर के बाद जब किंग डंकन उनके कैसल में सोने जाएंगे तब हम उसकी हत्या कर देंगे और वहां मौजूद दोनों गार्ड्स पर सारा ब्लेम डाल देंगे। और अपने प्लान को सक्सेसफुल बनाने के लिए लेडी मैकबेथ दोनों गार्ड्स को खूब सारा ड्रिंक करवा देती है, जिससे दोनों होश में न रहे और उनका काम आसान हो जाए। मैकबेथ लेडी मैकबेथ की बातों से दुखी होकर कमरे से बाहर चला जाता है, पर तभी मैकबेथ को हवा में एक डैगर दिखता है। डैगर मीन्स खंजर होता है। उस डैगर का हैंडल मैकबेथ की ओर होता है और डैगर का पॉइंटर किंग डंकन की रूम की ओर होता है। तब मैकबेथ को लगता है कि यह डैगर उसे किंग डंकन को मार डालने का इशारा कर रहा है। मैकबेथ किंग डंकन को मारने के लिए उसके रूम में जाता है, पर वो देखता है कि किंग डंकन इतना पीसफुली सो रहे हैं कि उसकी मारने की हिम्मत नहीं होती और वो वापस लेडी मैकबेथ के पास आ जाता है। तब लेडी मैकबेथ उसे खूब सुनाती है और कहती है कि सोते हुए किंग डंकन मुझे मेरे पिता की तरह दिख रहे हैं, यदि ऐसा नहीं होता तो मैं खुद ही उन्हें मार देती। ये सब सुनकर मैकबेथ एक बार फिर किंग डंकन को मारने जाता है और किंग डंकन को मारकर लेडी मैकबेथ के पास वापस आ जाता है, पर उसके हाथ में वो खून वाला डैगर अभी भी होता है। मैकबेथ के हाथ कांप रहे होते हैं क्योंकि पहली बार मैकबेथ ने एक ट्रू सोल को मारा था। लेडी मैकबेथ मैकबेथ के हाथों में खून वाला डैगर देखकर गुस्साती है। वह उस डैगर को लेकर किंग डंकन के सोते हुए गार्ड्स के पास ले जाकर रख देती है और थोड़ा खून उनके हाथों और कपड़ों पर लगा देती है। किंग डंकन को मारने के बाद मैकबेथ शॉक में बोलता है कि मुझे इस डीड से कौन मुक्त करा पाएगा, पूरे समुद्र का पानी भी मेरे हाथों पर लगे इस खून को नहीं धो पाएगा। तभी लेडी मैकबेथ आती है और मैकबेथ के हाथों को वॉश बेसिन में धोते हुए कहती है कि देखो, बहुत थोड़े से पानी से ही हम इस डीड से मुक्त हो गए। तभी उन्हें अपने गेट पर लगातार नॉक नॉक की आवाज़ सुनाई देती है, पर उन्हें पता नहीं चल पाता कि यह नॉक कौन कर रहा है। बाद में उन्हें पता चलता है कि नॉक करने वाला मैकडफ था, जिसे किंग डंकन के मर्डर का थोड़ा सा इन पे शक हो गया था। नाउ मूविंग टू एक्ट 3। एक्ट 3 में किंग डंकन की मौत हो चुकी है। लेडी मैकबेथ एंड मैकबेथ अपने प्लान के अकॉर्डिंग किंग के मर्डर का ब्लेम गार्ड्स पर डाल चुके हैं। तभी बैंको सोचता हुआ दिखता है कि अगर मैकबेथ के बारे में बोली हुई विचेस की प्रोफेसीज मीन्स भविष्यवाणियाँ सही हुई हैं, तो हो सकता है मेरे बारे में बोली हुई बात भी सच हो जाए और मेरे बेटे स्कॉटलैंड का राजा बन जाए। डंकन के दोनों बेटे मैल्कम एंड डोनाल्ड बेन स्कॉटलैंड से भागकर इंग्लैंड चले जाते हैं, तो सबको लगता है कि कहीं इन दोनों ने मिलकर किंग डंकन को तो नहीं मारा। बट दरअसल किंग डंकन के दोनों बेटे ये सोचकर कि जिन्होंने हमारे पिता की हत्या की है उनका नेक्स्ट टारगेट हम हो सकते हैं, दोनों इंग्लैंड भाग जाते हैं। मैकबेथ एक रॉयल डिनर ऑर्गेनाइज करता है जिसमें सभी मंत्रियों को बुलाया जाता है और मैकबेथ जिसे याद आता है कि विचेस ने कहा था कि बैंको के बेटे स्कॉटलैंड का राजा बनेंगे, तो वह 2 मर्डरर्स को हायर करता है और बैंको और उसके बेटे फ्लिंस को मारने के लिए भेजता है। बट उसको इससे भी तसल्ली नहीं मिलती, उसे लगता है कहीं ये मर्डरर्स चूक गए तो इसलिए वो एक 3rd मर्डरर भी भेजता है। बट थोड़ी देर बाद ही उसे इन्फॉर्मेशन मिलती है कि दोनों मर्डरर्स ने बैंको को तो मार डाला, बट उसका बेटा फ्लिंस उनसे बच निकल के भाग गया। बैंको के मर्डर का मैसेज मिलते ही थोड़ी देर बाद मैकबेथ को अपने चेयर पे बैंको का भूत दिखता है, जो उससे पूछ रहा होता है कि तुमने मुझे क्यों मरवाया। मैकबेथ के अलावा बैंको का भूत किसी और को दिखाई नहीं दे रहा था,
तो वे सभी मैकबेथ जो बैंकों के भूत से बातें करता हुआ चिल्ला रहा था उसको देखकर सोचते हैं ये ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है। तब लेडी मैकबेथ सिचुएशन को संभालते हुए कहती है कि मेरे हस्बैंड कभी कभी ऐसा करते हैं। अब लेनॉक्स नाम का एक लॉर्ड दूसरे कुछ लॉर्ड के साथ बैठ के बातें कर रहा होता है कि न जाने स्कॉटलैंड में कैसी सिचुएशन आ गई है। किंग डंकन का मर्डर कर दिया गया, मैकबेथ राजा बन गया। वो सभी स्कॉटलैंड की सिचुएशन के लिए मैकबेथ को रिस्पॉन्सिबल ठहराते हैं। वो डिस्कस करते हैं कि मैकबेथ तानाशाह बन गया है, हमेशा अपने मन की करता है। वो उम्मीद करते हैं कि मैल्कम जो किंग डंकन का बड़ा बेटा है और मैकडफ जो स्कॉटलैंड का एक लॉर्ड होता है, दोनों इमीडिएट कोई एक्शन ले और स्कॉटलैंड की सिचुएशंस को नॉर्मल करें। ये मैकडफ वही लॉर्ड है जिसने लेडी मैकबेथ एंड मैकबेथ जब किंग डंकन का खून धो रहे थे तो उनके डोर पर नॉक किया था, और जब उसे यकीन होने लगा कि इन्हीं दोनों ने मिलकर उन्हें मारा है तो वो अपनी जान बचाकर स्कॉटलैंड से इंग्लैंड भाग गया था। अब मैकबेथ को डर होता है कि कहीं विचेस ने बैंकों के बेटों के राजा बनने की भविष्यवाणियां जो की थी वो सच न हो जाए, क्योंकि वैसे भी बैंकों का बेटा फ्लिंस अपनी जान बचाकर भाग गया था। तो वह इस बात को श्योर करने के लिए उन विचेस से मिलने जाता है। तब तीनों विचेस फिर एक बार वन बाय वन मैकबेथ को कुछ बातें बताती हैं। व्यूअर्स, विचेस की इन बातों को कई बार एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं, सो काइंडली लिसन वेरी केयरफुली। फर्स्ट विच कहती है बिवेयर ऑफ मैकडफ, मीन्स मैकडफ से सावधान रहना। सेकेंड विच कहती है नन ऑफ वोमेन बॉर्न शैल हार्म मैकबेथ, मीन्स किसी वोमेन के वॉर्म से जन्म लिया हुआ इंसान मैकबेथ को नहीं मार सकता। थर्ड विच कहती है ही इज सेफ अंटिल द वुड ऑफ बिर्नम मूव्स टू डंसिनेन हिल्स, मीन्स बिर्नम के जंगल जब तक चलकर डंसिनेन हिल तक ना पहुंच जाए तब तक मैकबेथ को कुछ नहीं हो सकता। तीनों विचेस की फोरकास्टिंग के बाद मैकबेथ को तसल्ली होती है। उसे ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगता है कि कोई उसे कुछ नुकसान पहुंचा पाए। तभी मैकबेथ को एक इल्यूजन सा दिखता है जिसमें 8 हेड क्राउन पहने हुए अपने हाथ में एक मिरर लेकर जा रहे होते हैं और उनके लास्ट में बैंकों का भूत भी जा रहा होता है। यह देखकर मैकबेथ उन विचेस से पूछता है कि यह क्या था, बट तब तक विचेस उछलने नाचने लगती हैं और गायब हो जाती हैं। उधर लेनॉक्स मैकबेथ को बताता है कि मैकडफ इंग्लैंड भाग गया है, तो वह एक मर्डरर हायर करता है और मैकडफ को मारने के लिए भेजता है। मैकडफ की वाइफ को कुछ लोग कहते हैं कि तुम्हारे जान को खतरा है, तुम्हारे हस्बैंड भी यहाँ नहीं है, बट लेडी मैकडफ कहती है हमने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, फिर कोई हमें क्यों मारेगा। पर मर्डरर्स जिसे मैकबेथ ने भेजा था वो लेडी मैकडफ और उसके बेटे को मार देता है। जब ये न्यूज़ मैकडफ को पता चलता है तो वह सोचता है कि मैकबेथ ने उसकी वाइफ और बच्चे को मरवा दिया, तो वो प्रण लेता है कि मैं मैकबेथ से बदला ज़रूर लूँगा। नाउ मूविंग टू एक्ट 5। एक्ट 5 में डंसिनेन के कैसल में डॉक्टर्स लेडी मैकबेथ की तबीयत और उसकी अजीब हरकतों के बारे में बात कर रहे हैं। लेडी मैकबेथ अब स्लीप वॉक करती है, मीन्स नींद में चलने की उसे बीमारी हो गई है। हर समय वह बैंकों और लेडी मैकडफ के मर्डर के बारे में बड़बड़ाती रहती है। लेडी मैकबेथ को हमेशा अपने हाथों पर खून लगा ही दिखता है, जिसे वह हमेशा धोने की कोशिश करती है। लेडी मैकबेथ ने ही मैकबेथ को सोते हुए किंग डंकन की हत्या करने पे मजबूर किया था और अब उसकी खुद की नींद उड़ी हुई है। किंग डंकन को मारने के बाद जब मैकबेथ अपने हाथों में लगा हुआ खून देखकर डरा हुआ था, तो लेडी मैकबेथ ने ही उसे शांत किया था और उसके हाथ धोए थे, और अब लेडी मैकबेथ को खुद अपने हाथों पे हर समय खून दिखता रहता है, जिसे वो साफ करने की कोशिश करती रहती है। अब मैल्कम इंग्लिश आर्मी के 10,000 सोल्जर्स को लेकर मैकडफ को प्रॉमिस करता है कि हम अब बिर्नम वुड में मिलेंगे और वहीं से हम दोनों डंसिनेन कैसल पर अटैक करेंगे। और मैकबेथ इस अटैक से बिल्कुल टेंशन फ्री है। वह कहता है ये लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, जिसका भी नेचुरल बर्थ हुआ है वह मेरा कुछ नहीं कर पाएगा। मैकबेथ के ओवर कॉन्फिडेंस की वजह सेकेंड विच की फोरकास्टिंग है, जिसने कहा था नन ऑफ वुमेन बॉर्न शैल हार्म। उधर मैल्कम एंड मैकडफ डंसिनेन कैसल की घेराबंदी को तोड़ने का प्लान बनाते हैं। वह अपने सैनिकों को कहते हैं कि हम डंसिनेन कैसल तभी पहुंच पाएंगे जब हम उन्हें दिखाई न दे। इसलिए मैल्कम के कहने पर सारी आर्मी
अपने आप पर बिर्नम के ब्रांचेस को बांध लेती है, जिसकी वजह से दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे बिर्नम के पेड़ चल रहे हैं। उधर मैकबेथ भी युद्ध का प्लान बना रहा होता है। तभी एक लेडी के चीखने की आवाज़ आती है, जो दौड़ते हुए मैकबेथ के पास आकर बोलती है कि लेडी मैकबेथ ने सुसाइड कर लिया है। तब मैकबेथ बहुत दुखी होता है और ये लाइंस बोलता है, लाइफ इज़ अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी सिग्निफाइंग नथिंग। वो सोचता है लाइफ क्या है, एक इडियट की कही हुई कहानी है। तभी एक दूसरा मैसेंजर दौड़कर आता है और कहता है कि बिर्नम का जंगल चलकर डंसिनेन कैसल की ओर आ रहा है। बट रियल में वो जंगल तो होता ही नहीं है, वह तो इंग्लिश आर्मी होती है। अब जब मैकबेथ को पता चलता है कि जंगल नहीं, इंग्लिश आर्मी अपने ऊपर ब्रांचेस बांधकर मार्च कर रही है, तो युद्ध शुरू हो जाता है। और उस युद्ध में भी मैकबेथ निडर होकर अपने एनिमीज़ को मारता चला जाता है, क्योंकि उसे पता होता है कि कोई भी जो किसी वुमेन के वोम से जन्म लिया हो उसे नहीं मार सकता। और मैकडफ जो वॉर में मैकबेथ से बदला लेने के लिए इसे ढूंढ रहा होता है, वो मैकबेथ के पास आता है और फाइनली दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। तो मैकबेथ मैकडफ को कहता है कि लड़ लो जितना लड़ना है, बट तुम मुझे मार नहीं पाओगे, क्योंकि विचेस ने कहा है कि कोई भी नेचुरली जन्म लिया हुआ मुझे मार नहीं सकता। तब मैकडफ कहता है, अच्छा तो लगता है तुम मेरे ही हाथों मरोगे, बिकॉज उसका जन्म नेचुरली नहीं हुआ, वो तो अनटाइमली रिप्ड है, मीन्स जिसे हम आजकल कहते हैं सिजेरियन बेबी, उसका जन्म उस तरह से हुआ था। और फाइनली मैकडफ मैकबेथ का सर उसके धड़ से अलग कर देता है और उसका सर लेकर मैल्कम के पास जाता है और मैल्कम को स्कॉटलैंड का राजा घोषित करता है। और इस तरह विलियम शेक्सपियर की लिखी हुई इस शॉर्टेस्ट ट्रेजिक प्ले का एंड होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियोज़। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू व्यूअर्स।